हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्री मंत्रास। माय नेम इज़ अंकुर कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो आज एग्ज़ाम हुआ है फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर रिक्रूटमेंट, उसी का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पे हम लोग पेपर डिस्कशन के बाद यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा पेपर का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से टॉपिक्स हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे या कौन से सब्जेक्ट हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद पेपर का एक ओवरऑल एनालिसिस लेने के बाद हम लोग कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि क्या इस बार की कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है। ठीक है, सो देखते हैं अभी इसमें किस तरह से हम चलते हैं, आगे देखेंगे। बाकी जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो पेपर जो था हमारा वो 10 मार्च 2019 को हुआ है। संडे का दिन था, मतलब आज ही पेपर कंप्लीट हुआ है। ए सीरीज़ जो है उसका ये पेपर है, और 10 से लेके 11:30 बजे, मतलब 90 मिनट्स का पेपर था। 80 क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स थे पॉजिटिव, और गलत क्वेश्चन का 1 नेगेटिव मार्क था। ठीक है, सो अभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ब्लैक बॉल या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते थे आप। ABCD एंड E, ये इसमें 5 जो है सीरीज़ दी हुई हैं। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको, मैं यहाँ पे बेसिकली लेवल डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस लेवल का जो था पेपर में क्या किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो, एक ग्राफ से पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ग्राफ हैज़ 8 नोड्स एंड 5 इंडिपेंडेंट लूप्स। यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है। L = B - n+1 होता है, ये फॉर्मूला है ग्राफ थ्योरी में नंबर ऑफ़ लिंक्स का या फिर नंबर ऑफ़ कॉर्ड्स का। ठीक है, सो L = B - n+1 से हम अगर L को ले लेंगे यहाँ से 5, और B की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 + 1 हो गया यहाँ से, तो यहाँ से B की वैल्यू नंबर ऑफ़ ब्रांचेस 12 आ जाएगी। आंसर निकल गया। द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम गिवन है। नेचर ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है, तो यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे, जीटा और ओमेगा n की वैल्यू देखेंगे। बेसिकली इससे नेचर पूछ रहा है तो ओनली जीटा की वैल्यू देखेंगे। जीटा की वैल्यू जब भी हमारा इस तरह की फॉर्म बन जाती है, x² + bx + c = 0, सो जीटा जो होगा यहाँ से वो होगा b/2√c। ठीक है, सो b/2√c कैलकुलेट कर लेंगे, तो b मतलब हो गया यहाँ से 15 / 2√32। सो यहाँ से आएगा 15/2 × 4√2। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे आप तो इसकी वैल्यू होगी मोर देन 1। सो इसका आंसर आना चाहिए ओवर डैम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया है तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले ये जो हमारा फाई दिया हुआ है फंक्शन, इस फंक्शन का हम डेल v.a इस तरह से हम फाइंड करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को। डेल v जो है वो हमारा होगा ग्रेडियंट, तो हम पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे डेल v फाइंड कर लिया। डेल v/x ax + डेल v/y ay + डेल v/z az, इससे कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमारा ये वैल्यू आ गई फाइनली। उसके बाद हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी यहाँ से पॉइंट से। सो पॉइंट से वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी वेक्टर की। उस वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर जो हमारा गिवन वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में हमें फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, सो ये कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉसफेट से पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी होगा। ठीक है, यहाँ पे मॉसफेट पूछा गया है। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है, या फिर नन ऑफ द एबव है। ठीक है, सो इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम इज हैविंग ट्रांसफ़र फंक्शन = दिस, व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू रीच पीक वैल्यू। देखो, पीक वैल्यू पहुंचने के लिए हमारा पीक टाइम लगता है। पीक टाइम हमारा होता है TP = nπ/ωd, तो n हमारा हो जाएगा 1 लेके चलेंगे, मिनिमम वाला टाइम लेके चलते हैं। सो nπ/ωd मतलब फर्स्ट पीक पे पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है, तो π/ωd, क्योंकि n को ले लेंगे 1। और यहाँ से आप पता है कि n फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये क्या फॉर्म में होती है, s² + 2ζ ωns + ωn²। सो ωn यहाँ से फाइंड कर लोगे, जीटा भी यहाँ से फाइंड कर लोगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट इसी तरीके से हम यहाँ से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ RLC दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि हमारा सिस्टम में कैसा बिहेवियर है इसका सिस्टम का। तो यहाँ से भी हम जीटा फाइंड कर सकते हैं। RLC सर्किट के लिए हमारा जीटा की वैल्यू R/2√C/L होती है सीरीज RLC सर्किट में। तो ये हम अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ओवरडैम्प्ड आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 5। तो अभी तक तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिला नहीं है। बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर जिसको भी आंसर आ रहा हो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा पूछा गया है किससे, इंटरनल इंडक्टेंस दिया हुआ है इसमें। हाँ, ये तो इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन इजी है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो आपको पता ही होगा इसमें कि कितना वेलोसिटी पे ट्रेवल करता है, 1/√ε × म्यू होता है आंसर इसका। नेक्स्ट है दी स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसमें पेपर में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी लगें तो वो भी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो टिक किए हुए हैं ना आंसर, तो इन आंसर्स को भी आप पेपर में मतलब कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आपको कुछ लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया हुआ है या कुछ भी, तो उसको ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला स्किन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछ लिया वर्क डन से रिलेटेड, इजी क्वेश्चन होगा ये भी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हो सकती है एक बार को कहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डेल्टा कनेक्टेड लोड कंसिस्टिंग ऑफ 3 इक्वल इम्पीडेंसेस। ये हमारा इसमें क्या पूछ रहा है, देखो फाइंड द लाइन टू लाइन वोल्टेज पूछ रहा है। इजी ही क्वेश्चन है ये भी। बेसिकली यहाँ पे बस सिमेट्रिसिटी को यूज़ करना है हमारा इम्पीडेंस की, और कुछ खास नहीं करना है। ये क्या दिया हुआ है इसमें, सिंगल फेज इंडक्टिव लोड ड्रॉज 10 मेगावाट एट 0.6। देखो ऐसे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा तो बहुत मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास हो जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाते हुए चलता हूँ, ठीक है। और बस डिफ़िकल्टी लेवल इसका डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप लोग जो भी आंसर्स हैं इनके वो बताना। अगर आपको जो भी आंसर किए होंगे आपने टिक किए होंगे वो, जैसे कि इसमें भी कोई भी आंसर टिक किया है तो वो आप बताना ज़रूर, ठीक है उसको। और उसके बाद जो भी डिफ़िकल्टी लेवल है मैं बताता हुआ चलता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, टाइम टेकिंग हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही होगी, अभी आप फील करोगे उस चीज़ को, पहले आप देखो इसको। ये हमारा पावर सिस्टम से पूछ लिया गया इसे, हाँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से पूछ लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से ही पूछा गया है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर से कई क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट है रिगार्डिंग आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद लोडिंग कैपेसिटी डायग्राम किस में ड्रॉ किया है तो ये पूछ लिया है। व्हाट इज़ मिनिमम फेज सिस्टम, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। मिनिमम फेज सिस्टम का मतलब है जिसका एक भी जीरो जो है वो राइट हाफ में लाई ना करता हो, सारे लेफ़्ट हाफ में लाई करते हो। नेक्स्ट है क्या, ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया पूछ रहा है आइडियल ट्रांसफार्मर का, और ये इक्वेशन दी है V1 = NV2। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब है T मैट्रिक्स, ठीक है, T या फिर ABCD। तो T मैट्रिक्स या फिर T पैरामीटर्स ये पूछना चाह रहा है इसके लिए, या फिर ABCD पैरामीटर्स पूछना चाह रहा है, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर दे देंगे N00 1/n। ये तो मेड जी के नोट्स में भी लिखा हुआ मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसमें मेड जी के नोट्स से ही पूछे गए हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो जो भी मेड जी के नोट्स से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एट दी टर्मिनल्स ऑफ अ 3 फेज 6.6, ये देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे हम इसको, भी ईजी क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन भी इजी है क्योंकि इसमें बस हमें राउथरविट्ज़ क्राइटेरिया लगाना है और उसके बाद चेक करना है कि कितने साइन चेंज हो रहे हैं। तो दोनों में ही 0 साइन चेंज हो रहे हैं, इसलिए आंसर भी 0 आएगा। विच अमंग दी फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजरमेंट, ठीक है। इसमें अगर किसी और को आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ कोई और ऑप्शन हो सकता है, या फिर कुछ और आपके दिमाग में आ रहा हो, डाउट आ रहा हो इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है।
डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें पोल दिए हुए हैं, 0 दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना था, इसी कंडीशन को यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा नॉर्मली। बी आंसर इसका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया 25। देखो अब ये वाले क्वेश्चंस ध्यान से देखते रहो इनको। यूज ऑफ बंडल कंडक्टर का पूछा गया है, आर्मेचर रिएक्शन का पूछा गया है, और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का पूछ लिया है। यहाँ पे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का देखो, इसमें सर्ज इम्पीडेंस दिया हुआ है 200 ओम, और उसके बाद तुम्हारा सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग पूछ लिया। तो यहाँ SIL क्या होता है, VS² √C/L। तो VS² VS मतलब हो गया 400 का स्क्वायर, और इनटू में √C/L। देखो ZS होता है हमारा √L/C, तो इसलिए हमने 1/ZS कर दिया, 1/200। तो यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मशीन से पूछ लिया गया है। मशीन देखो, मशीन पावर सिस्टम को थोड़ा सा जिसने अच्छे से पढ़ लिया होगा उसका पेपर बहुत ही अच्छा हो गया होगा, क्योंकि बाकी तो इसमें इजी ही पूछा गया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इजी पूछे गए हैं। देखो जैसे ये भी मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर है, इजी क्वेश्चन है यार बहुत ही। ये डिजिटल का तो एकदम इजी क्वेश्चन पूछ लिया, बस ये बनाओ अपना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिकेड काउंटर, डिकेड मतलब जो 10 तक काउंट करे, 0 से 9 तक मतलब काउंट करे, तो 0 से 9 तक कर रहा है तो मोड 10 हो गया, मोड 10 हो गया। तो जब भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मोड कर देते हैं, तो मोड n की वैल्यू आ गई यहाँ से 10, तो यहाँ 50/10 हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो जे के फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन पूछ रहा है, कब आती है, तो जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 होगी तब आएगी हमारी रेस अराउंड कंडीशन। उसके बाद ये वाले में पूछ रहा है कि इसमें प्रोपिगेशन डिले कब कम से कम होता है। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लगता है, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, जिसको जो भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीक इन्वर्स वोल्टेज का क्वेश्चन था ये, कि भाई इसमें सेंटर टेप्ड फुल रेक्टिफायर है, तो सेंटर टेप में हमारा ये नहीं था, ये था। तो इसमें सेंटर टेप में हमारा 2 VM होता है PIV, और फुल ब्रिज में, ब्रिज रेक्टिफायर में VM होता है। सो अगर हम दोनों का रेशो लेंगे तो आएगा यहाँ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इसका हमें बस कैस्केडेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। इसमें पूछ रहा है कितने इंटरप्ट जो है मास्केबल होते हैं, तो उसमें 4 होंगे। जो हमारा ट्रैप है, ट्रैप को छोड़ के बाकी सब होते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इंसर्ट वेट को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा कमांड दे सकते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GTO से क्वेश्चन पूछ लिया, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर से। उसके बाद ये हमारा अल्फ़ा दिया हुआ है और एक्सटिंक्शन एंगल म्यू भी दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है एक्स कि कब कब हमारा SCR और कब हमारा डायोड ऑन होगा। उसके बाद ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें RMS एंड एवरेज वैल्यू। ये क्वेश्चन का आंसर जो है जिन जिन लोगों को पता होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आप देखो ऐसे बताना है, जिसको जितने क्वेश्चन मैं जिन में कह रहा हूँ ना कि इनका आंसर बताइएगा। सो जिन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 43 का B, 43 का C, 44 का D, इस तरीके से आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हार्मोनिक्स को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2π/n करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ये देखिए यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें वो रिलेशन यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। और बाकी इसमें पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है कि पावर फैक्टर में क्या लेना है, लोड की जो वैल्यू होगी वो क्या लेनी है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट कर लेना है। बाकी ये देखो कुछ ही मतलब बीच बीच में थोड़े बहुत क्वेश्चन आ रहे थे जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो सकता था, और यहीं पे लोग कैंडिडेट्स को बचना भी चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट टाइम अपना सेव करेगा वो बाद में आके इन क्वेश्चंस को देखो। और बेसिकली यहाँ तो इंस्ट्रक्शन में ही लिखा हुआ था इसरो के, कि इंस्ट्रक्शन में ही लिखा हुआ साफ साफ कि भाई तो अपना टाइम बर्बाद मत करना, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उससे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आपको मैं दिखा दूंगा, ये चीज़ लिखी हुई है इसमें आगे इंस्ट्रक्शंस में कि डोंट वेस्ट योर टाइम, इफ़ यू फील डिफ़िकल्टी देन स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डबल केज इंडक्शन मोटर आपको बताइए होगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज़ करते हैं। ये सब मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वाला भी मशीन्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें जो पढ़ के देख लेना आराम से, आपको इसमें रिड्यूस टू 1/4 आएगा। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मैं दिखा दिया करके, ठीक है। सो ये देख लेना। नेक्स्ट है हमारा प्लांट यूज़ फैक्टर पूछ लिया था, पावर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। प्लांट यूज़ फैक्टर था नंबर ऑफ
यूनिट्स जनरेटेड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ आवर्स प्लांट ऑपरेटेड। ये वाला क्वेश्चन है कि तुम्हारा एक्टिव पावर ए मशीन जो है वो एक्टिव पावर दे रही है और बी मशीन रिएक्टिव पावर, तो कौन सा रिलेशन होगा, तो इसमें वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ गया हमारा स्टोर्ड एनर्जी पूछ रहा है कि एनर्जी क्या होगी, इसका भी सॉरी आंसर तो यही है सी। और बाकी आप लोग भी अगर तरीका बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोई और इजी तरीका हो इसको कैलकुलेट करने का आपके दिमाग में हो तो बता देना। मोर रिले जो है देखो जो याद करने का तरीका है वो इस तरीके से है, आर फॉर रिएक्टेंस रिले, आई फॉर इम्पिडेंस रिले, एम फॉर मोह रिले। तो रिएक्टेंस रिले जो है वो हमारी शॉर्ट के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इम्पिडेंस रिले हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, और जो एम मीन्स मोह रिले हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये HVDC से पूछा हुआ था, हाई वोल्टेज DC से, और इसमें लिंक किस तरह का होगा, मोनोपोलर बाईपोलर, ये सब हमें पता होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये रिलेशन पूछा हुआ है, तो रिलेशन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेशन का पूछ रहा है, तो डेल क्रॉस ई 0 हो जाएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। यहाँ से हमारा जो अल्फ़ा आएगा वो 10 इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, एल और आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो 45 डिग्री इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा ये पैरेलल RLC सर्किट के लिए जीटा की वैल्यू R√C/L होती है, तो सबको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछ लिया। मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका काम क्या करता है, फिर यहाँ पे MMF काम करता है। सेम तरीके से जो काम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही हमारा मैग्नेटिक में कौन करता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। उसके बाद ये हमारा पूछ रहा है कि लार्ज इनरस करंट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस टाइम पे ऑन करना चाहिए, तो वो हमारा मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज के टाइम पे होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट लगता है, डाउट को हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, योर डाउट इज़ वेलकम। और देखो इसमें अभी जो आंसर लगा हुआ है, इस आंसर को मैंने अभी कुछ नहीं टच किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको वेरीफाई करिएगा कि ये आंसर ठीक है कि गलत है। ठीक है, बाकी मैं भी इसको आपको अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहीं पर डिस्कस भी कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे टाइम बहुत लग जाएगा, अगर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने लग जाऊँगा तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। ठीक है ना। सो अब देखो इसमें भी क्या है, हमारा 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम है, तो हमारे कितने यहाँ पे वॉट मीटर चाहिए, तो वो हमारा 3 वॉट का सिस्टम है। 3 फेज़ सिस्टम है तो 2 चाहिए, मतलब हमारा n फेज़ सिस्टम है तो n-1 हमें वॉट मीटर चाहिए। यहाँ से हमारा ये कर्व का पूछ लिया है, ये वाला क्वेश्चन तो आप एकदम देखते ही कर लोगे। ये मतलब VCT फाइंड करना 1/c इंटीग्रेशन IDT, और करंट है हमारा 5 तो यहाँ से आ जाएगा 5/c UT। उसके बाद इंस्टेंटेनियस ये हमारा क्वेश्चन पूछ लिया है, देखो इजी से क्वेश्चन है। RMS वैल्यू पूछ ली है, ये भी इजी क्वेश्चन है। मतलब RMS वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो DC का जो है वो तो हम ऐसे ही ले लेते हैं 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर हम 6 ले रहे हैं तो 6 कोसाइन के साथ है तो 6/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से यही √82। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, ये डेल डॉट डेल क्रॉस ई जो है हमारा ये आएगा हमारा 0, क्योंकि देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा कैंडिडेट्स को कि 0 वेक्टर आएगा या नल वेक्टर आएगा या फिर 0 आएगा। सो देखो डेल क्रॉस ई जो है वो हमारा एक वेक्टर बनाएगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर बनाएगा। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, तो ये बना देगा हमारा स्केलर, मतलब इसीलिए हम 0 को सिलेक्ट करेंगे, नल वेक्टर को नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी तक दोस्तों आपको वीडियो में पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा साथ में, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा वीडियो को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है तुम्हारा PG मतलब एयर गैप पावर, और एक होता है PMD मतलब मैकेनिकली डेवलप्ड पावर। तो मैकेनिकली डेवलप्ड पावर 1 - SPG होता है, और ये जो PG है वो हमारा हो गया एयर गैप पावर। तो दोनों का रेशो पूछा था 1 - S आ जाएगा। उसमें यहाँ पे रिलेशन पूछा हुआ है मैक्सवेल इक्वेशंस का, ये आपको थोड़ा सा समझ के बताना मुझे इसका आंसर भी करेक्ट क्या है। ठीक है, आप लोग अपना दिमाग लगा के, इसमें तो जो लगा हुआ है वो लगे रहने दो, बाकी अपने तरीके से भी आप आंसर इसका बताना। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन 0 कब हो सकता है ये बता देना। इसका तो आंसर वैसे मोस्टली को पता ही होगा, लीडिंग पावर फैक्टर भी होता है, क्योंकि इसमें ऐसे ही होता है ना,
R2 cos फाई 2 माइनस JX2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाई V2। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, और प्लस आ जाता है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। तो प्लस में तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, माइनस में ही होगा। नेक्स्ट क्या है, विच वन एमंग द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेज इज नॉट अ करंट ट्रिगर डिवाइस। ये तो मॉसफेट ही है। उसके बाद हमारा इसमें पूछ रहा है इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी। तो यहाँ से स्लोप ले लो, फर्स्ट वाले का स्लोप निकाल लो, दूसरे के यहाँ से लाइन का स्लोप निकाल लो, जिससे भी मल्टीप्लाई -1 हो जाए, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाए, वही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चंस आए हैं कुछ मैथमेटिक्स के। यहाँ से हमें जो देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि इसमें एरिया फाइंड करना है, और नहीं एरिया नहीं, डबल इंटीग्रेशन XY dx dy। सो इसको कैलकुलेट करना है। इसमें हमारा डिस्टेंस फाइंड करनी है ओरिजिन और किसी पॉइंट में जो कि पॉइंट लाई करना चाहिए सरफेस Z² = 1 + xy पे। तो इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x = 0 पे जो फंक्शन f(x) = mod x है, इसका मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा। तो मिनिमा ही दिख रहा है साफ साफ, यहाँ तो ग्राफ बना उसके बाद सीधा दिख रहा है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है इजीली। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें क्या किया गया है कि 2 बॉल हैं ब्लू, 3 बॉल हैं ब्लैक और 4 हैं रेड बॉल। तो अब इनमें से एक एक करके बॉल फाइंड की जा रही है। मान लो कि, और पूछ क्या रहा है, 2 ब्लू निकलनी चाहिए पहले वाली, फिर 3 ब्लैक निकलनी चाहिए, फिर 4 रेड। तो अब देखो क्या करना है, पहले हमारी 9 बॉल थी टोटल, 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो 9 में से हमें पहले 2 ब्लू निकालनी, तो पहले एक ब्लू निकाल लेंगे, फिर उसको रिप्लेस किए बिना दूसरी ब्लू निकाल दी। तो यहाँ से 2/9, फिर हमारी एक बॉल ख़त्म हो चुकी है तो इसलिए 1/8 हो जाएगा। फिर हमारी 3 ब्लैक बॉल हैं, तो 3 ब्लैक में से हमारे 3 पहले 7 करेंगे, फिर 2/6 करेंगे, फिर 1/5 करेंगे, और फिर बचता है हमारा 4 रेड बॉल्स। तो इसका तो प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो तो 1/1200 आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। इसका भी ऐसे ही है, फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो या फिर यहाँ से डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। वैसे हमारा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करने चाह रहे हो तो, अदरवाइज़ तुम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के यहाँ से, जैसे ग्राफ ड्रॉ करके इस बंदे ने किया हुआ है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर रिंग दिया हुआ है। इसमें हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर हैविंग रेडियस दिस। ये क्वेश्चन का भी आप लोग सॉल्यूशन मुझे बताना। ठीक है, जो लोग इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं वो, मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा पेपर उनका हुआ है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लोगों का नहीं पहुँच पाए होंगे जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ था कि पेपर में कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करना। सो जिन लोगों ने उस फॉलो किया होगा उस चीज़ को, उन लोगों का टाइम बच गया होगा। बाकी जिन लोग नहीं फॉलो कर पाए होंगे उनका पेपर थोड़ा छूट गया होगा। सॉरी। अब देखो, अब हम कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। तो चलो कट ऑफ एनालिसिस में देखते हैं क्या जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखो, यहाँ पे जो वैकेंसी है हमारी डबल ई में, वो वैकेंसी है 6 में से हमारी जनरल की है 5 और एक हमारी अदर्स में मान लीजिए। सो 6 वैकेंसी में से 5 वैकेंसी मान लेते हैं। वैकेंसी तो ऑलमोस्ट इतनी ही रहती है जनरल में हमेशा डबल ई में। अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखो कट ऑफ इस बार का जो पेपर देखने के लिए मुझे लग रहा है वो पेपर डिफ़िकल्ट तो नहीं है। दूसरा इजी, इसमें से मैं कह सकता हूँ कि 50 क्वेश्चन तो इजी है। उसके बाद 50 क्वेश्चन इजी हो गए। उसके बाद हमारे 15 क्वेश्चन मॉडरेट है, और बाकी के जो हमारे कितने बचे, 15 क्वेश्चन बचे, ये हमारे डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पेपर का एक अंदाज़ा। अब मैं बात करता हूँ, देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए यहाँ से अगर कोई बंदा 50 इजी क्वेश्चन में से
40 अटैम्प्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन डाउट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन में से अगर आप 40 कर रहे हो तो मतलब 10 क्वेश्चन के मतलब 30 मार्क्स आप खो दे रहे हो यहाँ से। तो ये वाला पोर्शन जैसे ही गलत हुआ वैसे ही आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही कम है, ठीक है ना, और 15 गुना सिलेक्शन करती है इसरो अपने इसके इंटरव्यू के लिए। सो अब देखो इसमें बात करते हैं 15 में, तो यहाँ पे आपको कितना जाना है, मिनिमम 45 प्लस जाना है। यहाँ पे 15 मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, इन 15 मॉडरेट में से आपको कम से कम 10 तो करना ही करना है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं 15 में से डिफ़िकल्ट में से, तो ये भी आपको 5 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर हम जोड़ लेते हैं क्वेश्चंस यहाँ से, तो 45 और 10 55 और 5 60 क्वेश्चंस आप अगर करेक्ट कर रहे हो तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि शायद मुझे इंटरव्यू का कॉल आ जाए, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे कट ऑफ और भी हाई जाने के चांस रहेंगे, क्योंकि पेपर में सबसे पहली बात है पेपर इजी है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वैकेंसी कम है, और तीसरी बात ये है कि कंपटीशन तो बहुत अच्छा ही हो रहा है डे बाय डे, सब लोगों को ईजिली अवेलेबल सोर्स हैं। और दूसरी बात एक और चीज़ है इसमें कि क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस तो मेडी जी के नोट से ही पूछ लिए गए हैं, ठीक है, तो इसी वजह से भी ये थोड़ा सा चांसेस रहेंगे कि आपकी कट ऑफ बढ़ जाए। तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो मेरे हिसाब से 180 प्लस 10 मार्क्स में और लेके चल रहा हूँ, ये मॉडरेट पेपर इजी होने की वजह से और वैकेंसी कम होने की वजह से। तो इसकी जो कट ऑफ जानी चाहिए वो हमारी 190 मार्क्स जानी चाहिए, ठीक है, 190 मार्क्स। लेकिन हमारा कुछ नेगेटिव मार्क्स भी होंगे, सो 190, क्योंकि सब लोग तो ठीक नहीं करेंगे, -5 मार्क्स लेके चल रहा हूँ मैं, जो इससे ज़्यादा जाएगा वो फिर अपना डाउनफॉल में चला जाएगा। सो जिन लोगों के मार्क्स 185 आ रहे हैं वो लोग मान सकते हैं कि मेरा कॉल आने के चांस हैं, ठीक है। सो यही है हमारी आज की कट ऑफ, 185 मार्क्स इन EE। बाकी आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी आपको वीडियोस, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियोस का। और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।